दोस्तों नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञानकोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है। मित्रों, आज बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेकर के आपके सामने मैं उपस्थित हुआ हूं। इसके पहले कई वीडियोस पढ़ चुके होंगे, जिसको परीक्षा के ट्रेंड के हिसाब से बनाया जा रहा है इस समय का जो वीडियो है, क्योंकि 2022 का जो परीक्षा है टीजीटी का, अब तो तय है कि इस सत्र में अब मतलब नहीं होगा। सत्र का मतलब इस साल यानी दिसंबर तक तो नहीं होना है। काफ़ी संभावना है कि फरवरी में होना है। हालांकि जिस तरह से कुछ मैसेज वायरल हो रहे हैं, कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं, अभी पूरा विश्वसनीय नहीं है, लेकिन फिर भी फरवरी के पहले होने का कोई चांस नहीं है। तो अभी आपके पास लगभग 2.5 महीने का समय बचा हुआ है। 2.5 या 3 महीना मान लीजिए, लगभग 3 महीने का समय आपके पास बचा हुआ है। तो यह तैयारी करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण समय है ये, क्योंकि इस समय अब दिन भी छोटा हो रहा, रात बड़ी हो रही। रात में काफ़ी अच्छे ढंग से तैयारी किया जा सकता है। तो आप तैयारी में लग जाइए और निसंदेह सफलता इस बार ले ही लेना है। मैं भी प्रयास कर रहा हूँ, आप भी प्रयास करिए और इस तरह से सफलता मिल जाएगी। आज बहुत शानदार वीडियो आपके सामने है। पूरा वीडियो देखने के बाद निसंदेह जिस तरह से और वीडियो को आप लाइक और शेयर कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, उसी तरह से आपको एट लास्ट में कहना पड़ेगा, वाह सर क्या वीडियो है, बहुत शानदार कलेक्शन आप लेकर के हम लोगों के सामने दिए हैं। इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको देख लीजिएगा। चलिए, प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह है, यह किसका कथन है? पहला ही प्रश्न देखिए, काफी शानदार है। प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह है, यह किसका कथन है? तो नंद दुलारे वाजपेयी का यह कथन है। संस्कृत के 4 अध्याय की भूमिका किसने लिखी है? संस्कृत के 4 अध्याय किसने लिखा है? तो आप इसको जानते हैं, लेकिन उसकी भूमिका को किसने लिखा है? अब समझिएगा, उसकी भूमिका को किसने लिखा है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है। और यहाँ ऐसे ऐसे प्रश्नों का वास्ता आपसे होगा जो आपको लगेगा कि हाँ यार क्या क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कबीर का सौंदर्य बोध अपारंपरिक अपारंपरिक तथा यथार्थवादी है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो कि बच्चन सिंह का है। यहाँ कई शानदार शानदार कथन में हम लोग पढ़ेंगे। संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदना, यह सूत्र किसका है? तो यह सूत्र मित्रों मुक्तिबोध जी का है। ठीक है। छिन्नमस्ता उपन्यास की नायिका कौन है? कौन इसकी नायिका है? तो इसकी नायिका प्रिया है। और आप बताएंगे छिन्नमस्ता उपन्यास किसका है, ये आप कमेंट करके हमें बताएंगे। सेनापति के गुरु का क्या नाम है? तो सेनापति के गुरु का नाम है हीरामण दीक्षित। और सेनापति की प्रसिद्ध रचना क्या है, आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है ना। तो एकदम अलग हट करके प्रश्न आपको यहाँ से मिलेगा और निसंदेह आप वाह कर उठेंगे। मेरा नरक अपना है, यह किसकी रचना है? मेरा नरक अपना है, यह किसकी रचना है? तो निरुपमा सोवती की ये रचना है। स्नेह सागर के संपादक कौन है? स्नेह सागर के संपादक कौन है? तो स्नेह सागर के संपादक रत्नाकर जी हैं। दीपशिखा की उपाधि से विभूषित है कौन कवि? दीपशिखा की उपाधि से विभूषित है, तो यह है कालिदास। कौन है? यह कालिदास है। ठीक है। अष्टावक्र उपनाम किसका है? अष्टावक्र किसे कहते हैं? काफी सामान्य प्रश्न है, इसको आप जानते होंगे। पांडे बेचन शर्मा उग्र को अष्टावक्र भी कहा जाता है, ये इनका उपनाम है। आइए हम लोग अगला प्रश्न पढ़ते हैं। किसने ज्ञानपीठ पुरस्कार लेने से मना कर दिया? बहुत शानदार प्रश्न है। आप ये जानते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार अमरकांत को मिला था, लेकिन इन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार लेने से मना कर दिया। आप कमेंट करके बताएंगे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार अमरनाथ को किस वर्ष मिला था, आप वर्ष को लिखेंगे। ठीक है ना। चलिए, द्वंद्ववाद द्वंद्ववाद के प्रवर्तक कौन है? बहुत अच्छा प्रश्न है, पाश्चात्य काव्यशास्त्र का प्रश्न है ये, और ये पीजीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो द्वंद्ववाद के प्रवर्तक कौन है? तो द्वंद्ववाद के प्रवर्तक हैं हीगेल। कौन है? हीगेल। आज और आज से पहले किसकी रचना है? आज और आज से पहले किसकी रचना है? तो रचना है कुंवर नारायण की। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है। गुण के प्रतिष्ठापक आचार्य कौन है?
तो गुण के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं वामन। अच्छा, एक शानदार प्रश्न यहां से देखिए, रस संप्रदाय के बारे में तो आप जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि रस संप्रदाय सबसे प्राचीन संप्रदाय है? तो हाँ दोस्तों, रस संप्रदाय सबसे प्राचीन संप्रदाय है। किस रीति को ग्राम्य कहा जाता है? ग्राम्य नहीं, ग्राम्य कहा जा सकता है। किस रीति को ग्राम्य, यहाँ आ का मात्रा आप यहाँ डाल लेंगे, ग्राम्य। किस रीति को ग्राम्य कहा जाता है? तो पांचाली रीति को ग्राम्य कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, महाभाष्य प्रदीप का टीका किसने लिखा है? महाभाष्य प्रदीप का टीका किसने लिखा है? यहाँ आप यहाँ का कर सकते हैं, का टीका किसने लिखा है, ठीक है ना? तो भर्तृहरि ने लिखा है, ठीक है ना? अर्थ परिवर्तन की कितनी दशाएं होती हैं? अर्थ परिवर्तन की कितनी दशाएं होती हैं? तो अर्थ परिवर्तन की 3 दशाएं होती हैं। कवि पत्रिका के संपादक कौन है? तो कवि पत्रिका के संपादक विष्णु चंद्र शर्मा है, ठीक है ना? कवि पत्रिका के संपादक विष्णु चंद्र शर्मा है। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, ध्वनिवादी आचार्य किसे कहते हैं? कौन कौन, सॉरी, ध्वनिवादी आचार्य कौन कौन है? तो ध्वनिवादी आचार्य आपके कौन कौन है? तो एक है अभिनव गुप्त, ध्यान रखिएगा, दूसरे हैं मम्मट, तीसरे हैं जगन्नाथ। तो दोस्तों ये पाश्चात्य काव्यशास्त्र से भी अच्छा प्रश्न यहाँ से मैं उठाया हूँ, क्योंकि पाश्चात्य काव्यशास्त्र और भारतीय काव्यशास्त्र ये 2 ऐसे पोर्शन हैं जो हर टीजीटी की परीक्षा में 4-5 प्रश्न आते हैं, और पीजीटी में भी लगभग इतने ही प्रश्न आते हैं, दोनों सेक्शन से मिला करके। तो इसलिए यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वैसे अब हम एक जिसे कि एक क्रम से, यानी कि प्रयोगवाद का, प्रगतिवाद का, फिर उसके बाद से आपका नई कविता, इस तरह से हर एक पोर्शन से वीडियो, फिर काव्यशास्त्र, प्राचीन काव्यशास्त्र, नवीन काव्यशास्त्र, भारतीय काव्यशास्त्र, पाश्चात्य काव्यशास्त्र, ये इस पर वीडियो मैं आपको मैं देने के लिए मेरा ये पूरा प्लानिंग है। और बिल्कुल अलग हट करके वीडियो, अलग हट कर मतलब काफ़ी ये डीपली क्वेश्चन यहाँ से दिया जाएगा, क्योंकि मित्रों ये परीक्षा का ट्रेंड बदल चुका है, बदल नहीं रहा बल्कि बदल चुका है। अगली परीक्षा काफ़ी जटिल होनी है, जिस तरह से 2021 की परीक्षा हुई थी। इस पर मैं बार बार इसलिए फोकस करता हूँ, आपको शायद ये लगता हो क्यों 2021 को रट लगाते हैं। मित्रों यदि आप उस एग्ज़ाम को दिए होंगे, आप में से कोई भी दिए होंगे, तो आप समझ गए होंगे कि पेपर का लेवल क्या था, क्योंकि अब तक के इतिहास में, अब तक के पूरे यानी टीजीटी के इतिहास में, चयन बोर्ड के इतिहास में इतना लो मेरिट हिंदी का कभी नहीं गया था। इसका मतलब क्या हुआ कि पेपर का लेवल बहुत ही हाई था, नेट जेआरएफ के तरह से लेवल था। इसलिए मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, बल्कि मैं ये कह रहा हूं कि आप सामान्य अध्ययन मत करिए, आप एकदम गहराई तक पैठ बनाइए अपने विषय वस्तु पर, तभी यहाँ से सफलता मिलने के चांसेस हैं, नहीं तो फिर दिक्कत हो सकता है। यह भी एग्ज़ाम हाथ से न निकले, इसके लिए आपको कमर कस करके तैयार रहना पड़ेगा। इसके लिए हम भी प्रयास कर रहे हैं, अच्छा शानदार वीडियो आपको दे रहे हैं, और आप भी मेहनत करते चलिए, अच्छी बुक्स भी लेते चलिए, पढ़ते चलिए। कुछ बुक्स के लिंक भी यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ आप लोगों के मांग पर, एक बार देख लीजिएगा, और अच्छा लगेगा तो आप उसको खरीद सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जो मैं पीडीएफ बनाता हूं उसको मैं उस पर डाल देता हूं, आप वहां से प्रिंट आउट ले सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और टोटल फ्री ऑफ कास्ट है, करीब 325 से ज़्यादा वीडियो फ्री में आपको मेरे इस चैनल के द्वारा, मेरे नहीं कहा जा सकता, मतलब आपके कहा जा सकता है, आपके अपने प्यारे चैनल ज्ञानकोश एजुकेशन से 325 से ज़्यादा वीडियो कई फोल्डर मिला करके मिलेगा। एक बार प्लेलिस्ट को भी आप देख लीजिएगा। तो जो मैं कह रहा हूँ उसको एक बार ज़रूर करिए, प्लेलिस्ट में बहुत अच्छे वीडियोज़ हैं, और इसके बाद से आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा, कई अच्छी वीडियोज़ के लिंक भी वहाँ हैं, ठीक है ना। तो कई तरह से तैयारी कराने का मेरा पूरा एकदम है, लगा हुआ हूँ कि इस बार सफलता हर हालत में ले ही लेनी है, ठीक है ना। तो बस इतना है, आप अपना काम करते चलिए, हम भी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, और निस्संदेह सफलता इस बार मिलेगी। परीक्षा के प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करना पड़ेगा, पुराना ट्रेंड बदलना पड़ेगा कि सामान्य क्वेश्चन से अलग हट करके क्वेश्चन आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी सफलता मिलेगी। 1 या 2 किताब पढ़ने मात्र से सफलता नहीं मिलेगी, इसको आप नोट कर लीजिएगा।
जब तक कई किताबों का कलेक्शन, कई किताबों का एक संग्रह आपके पास नहीं होगा तब तक नहीं हो पाएगा। और इस तरह का काम केवल चैनल के माध्यम से ही हो सकता है। मैं नहीं कह रहा हूँ केवल मेरा ही चैनल, बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारे गुरुजन हैं जो आपको पढ़ाते हैं। तो वे जो पढ़ाते हैं 8-8, 10-10 किताबों का कलेक्शन ले करके पढ़ाते हैं, यानी कि गागर में सागर भरते हैं। तो जो छोटा छोटा वीडियोज़ है वह एक एक प्रश्न बनेगा जो आपके लिए मील का पत्थर साबित बनेगा। हर एक लाइन जो है आपके लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकता है, क्योंकि एक वीडियो से अगर आपको 30, 40, 50 क्वेश्चन देखते हैं, उसमें 4-5 क्वेश्चन ऐसा लगे जो आपको नहीं पता था, उसका नोट्स बना लीजिए। क्या पता उसी में से कहीं क्वेश्चन आ जाए, तो हाथ मलने वाली बात ना हो कि शायद मैं देखा होता तो ये नहीं हुआ होता। ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। रसवादी आचार्य कौन है? अभी ऊपर हम लोग पढ़े ध्वनिवादी आचार्य, ठीक है ना। ध्वनिवादी आचार्य कौन कौन, इसको याद रखिएगा। अभिनव गुप्त, मम्मट और जगन्नाथ। और रसवादी आचार्य कौन कौन है? भरत, माने भरत यानी भरत मुनि, भोज और भट्टनायक, ये तीन ये रसवादी आचार्य। अक्सर यहाँ से प्रश्न पूछता है, मैं बता दूं कि यहाँ से प्रश्न आने के 100% चांस हैं। आप इसको 100% दोनों क्वेश्चन को लगा लीजिएगा कि यहाँ से प्रश्न रसवादी आचार्य में पूछ देगा, निम्न रसवादी आचार्य कौन है, एक इसमें दे देगा, 3 अलग से दे देगा। निम्न में धनवादी आचार्य कौन, एक इसमें दे 3 अलग से दे देगा। तो इस तरह से प्रश्नों को, तरीकों को समझना भी पड़ेगा कि प्रश्न किस तरह से पूछे जा सकते हैं। ठीक है। चलिए, रुद्रट ने काव्य के कितना हेतु माना है? देखिए एकदम बिल्कुल अलग तरह का प्रश्न है। आगे देखिए, यदि कविता में चमत्कार नहीं, कोई विलक्षणता नहीं, तो उससे आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती है। यह कथन किसका है? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। ठीक है ना। कथन बहुत शानदार है। बोलना मनुष्य को पूर्णता तक पहुंचाता है, लेकिन लिखना आदमी को परम शुद्ध बनाता है। यह कथन किसका है? यह कथन अरस्तु का है। किसका है? अरस्तु का ये कथन है। ठीक है। अखरोट किस भाषा का शब्द है? बहुत शानदार प्रश्न है। अखरोट किस भाषा का शब्द है? तो अखरोट डच भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न, तन्मयतावाद। तन्मयतावाद जो रस सिद्धांत के संबंध में यह वाद है, यह वाद किसके संबंध में है? रस सिद्धांत के संबंध में है तन्मयतावाद। तो तन्मयतावाद के प्रवर्तक कौन है? तो तन्मयतावाद के प्रवर्तक हैं अभिनव गुप्त। ठीक है ना। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, 27वें नंबर का प्रश्न, कला प्रकृति का अनुकरण करती है, यह कथन किसका है? तो यह कथन मित्रों अरस्तु का है। किसका है? अरस्तु का ये कथन है। ठीक है। खड़ी बोली नीरस और कटु है, बहुत शानदार कथन है ये, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। तो खड़ी बोली नीरस और कटु है, यह कथन किसका है? तो पद्म सिंह शर्मा का यह कथन है कि खड़ी बोली नीरस और कटु है। अगला प्रश्न, भयानक रस में कौन सी वृत्ति प्रयोग की जाती है? देखिए एकदम अलग हट करके प्रश्न है। भयानक रस में कौन सी वृत्ति प्रयोग की जाती है? तो भयानक रस में परुषा नामक वृत्ति प्रयोग की जाती है। महाभारत में शांत रस की प्रधानता माना है, यानी किसने माना महाभारत में शांत रस की प्रधानता? तो आनंद वर्धन ने माना है। व्यंजनांत बोली कौन सी? व्यंजनांत बोली का तात्पर्य हुआ उसका अंत व्यंजन शब्दों से, व्यंजन से होता है, स्वर से नहीं, यानी अंतिम वर्ण में क्या होते हैं? अंतिम वर्ण व्यंजन होते हैं, उसको व्यंजनांत बोली कहा जाता है। तो व्यंजनांत बोली किसकी है? तो अवधी भाषा की होती है। कामायनी नए युग का काव्य है, यह कथन किसका है? कामायनी नए युग का काव्य है, यह कथन आनंद वर्धन का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की तुलसी दास के बाद सबसे बड़े चिंतक हैं, यह कथन किसका है? मैंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल को तुलसी के बाद सबसे बड़ा चिंतक माना है। किसने माना है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने माना है। अगला, खूबसूरत बहू एक नाटक है। तो खूबसूरत बहू किसका नाटक है? तो नाग बोडस का नाटक है। सपना अभी भी ये एक रचना है, किसकी रचना है? तो धर्मवीर भारती की रचना है। तो दोस्तों आज इतना ही, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, तैयारी करते चलिए, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।